ओके, तो वेलकम बैक ऑल। आ गए सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, तो उसका आंसर जो है 0.127 है। मैंने सॉल्व नहीं किया, बुक से चेक किया है ना। 0.127 आया, उसमें सॉल्व करूंगा तो फिर भी आ जाएगा। तो आप एक बार देख लेना। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बी दिया हुआ है 0.0127। ठीक है, 0.127 इज द आंसर, डी। इसको देख लो। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वेरिएबल मास के लिए, या इसके लिए, इस पार्ट के लिए। तो बताइए ये कैसे करेंगे। अच्छा, सरफराज, ओके। पेपर में ध्यान रखना है, पेपर में ढंग से करना बिल्कुल। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। मशीन गन फायर बुलेट 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट मैक्सिमम 144 न्यूटन ऑन द गन। फोर्स पता है आपको और वेलोसिटी पता है। एन बताना है, एन कितनी बुलेट फायर कर सकता है। एक, दो, तीन, चार। कर दिया। अरे बढ़िया यार। ठीक है, तो एक बुलेट का मास एम है, तो ये एन एम कर सकता हूँ मैं। तो फोर्स आपको पता है, फोर्स आपका जो है वो 144 हो सकता है मैक्सिमम। वेलोसिटी आपकी 1200 है। नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम आप आ जाएगा यहाँ से। और एक बुलेट का जो मास है वो कितना है, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम आ जाएगा यहाँ से। और एक बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। 40/1000 है ना। तो सर ऐसा यूनिट में आ गया। उड़ा दो जीरो। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन, इसका काम खत्म। 12×4 = 48, तो 144। वैसे 12 से कट सकता था ये, कोई बात नहीं। एन। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 4×3 = 12, 120 तो ये आएगा। 4×8 = 24, 3 से कट जाएगा सीधा सीधा। 3 बुलेट कैन बी फायर्ड। ठीक है, 3 इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन तो 4 है। ऑप्शन इज 4 बट आंसर इज 3। ऑप्शन इज 4, आंसर इज 3। ओके, चलिए। राइट। तो एन पर यूनिट टाइम आ गया आपका, नंबर ऑफ बुलेट फायर पर यूनिट टाइम। ठीक है, 3 आएगा। अगर ये मान लो 3.4 आता, ये जो है 3 की जगह पे 3.4 आता, मान लो ऐसा कुछ आता, तब भी हम आंसर क्या लिखते, तब भी हम 3 लिखते हैं आंसर। क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम फोर्स में 144 लगा सकता हूँ। तो मैं अगर बुलेट फायर करूंगा, 3 करूंगा या 4 करूंगा, तो 3.4 तो कर नहीं सकता, तो मैं कम करूंगा, है ना। मैं मैक्सिमम फोर्स इतना लगा सकता हूँ, मैक्सिमम 144। तो डी इज आंसर। ओके, तो आई होप ये सबको क्लियर है। सबको क्लियर है ना ये। चलो, तो फिर आगे मूव करते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द फर्दर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक विच इज थर्ड लॉ, विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत कॉमन है, पूरी दुनिया को पता है। जो लोग साइंस नहीं पढ़ रहे उनको भी पता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बहुत कॉमन लॉ है, एवरीबडी नोज। ठीक है, अब इसमें काम की बात क्या है हमारे लिए, अंदर की बात क्या है। एक तो एक्शन और रिएक्शन जो होती हैं सेम बॉडी पे काम नहीं करती, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। तो एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी पे नहीं करती काम।
ठीक है, एक बॉडी दूसरे को पुश करेगी तो दूसरी पहले को पुश करेगी। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर नोन एज पेयर ऑफ फोर्सेस, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्शन और रिएक्शन जो है क्या है, एक्चुअली फोर्स है। तो इनका अगर कोई यूनिट पूछे कि एक्शन की यूनिट क्या होगी या एक्शन की डायमेंशन क्या होगी, तो वो डायमेंशन क्या होगी, जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही एक्शन की या रिएक्शन की डायमेंशन होगी, जो फोर्स की डायमेंशन होगी। ठीक है, तो दे आर पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर। तो आपस में वो कैंसिल नहीं करते क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी पे काम करते हैं, डिफरेंट बॉडी पे काम करते हैं। ठीक है, अगर एक बॉडी मेरे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ऐसा रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है ब्लॉक पे अपवर्ड। कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, और ब्लॉक पे एम जी काउंट कर रही है डाउनवर्ड, ब्लॉक पे एम जी काउंट कर रही है डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसे बनेगा इसका, ये ठीक है डायग्राम, डायग्राम सही है। अगर डायग्राम ठीक है, कैन आई से दैट एन एन एम जी आर एक्शन रिएक्शन एंड एन एम जी आर एक्शन रिएक्शन, सही या गलत? सही या गलत? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट कर दो यार, अभी उसको नहीं ले रहे हम लोग, है ना। एन एन एम जी आर एक्शन रिएक्शन, सही या गलत, जल्दी बताओ। गलत, सही नहीं है भाई, गलत है, गलत। एन एन एम जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन। एन कौन लगा रहा है इस पे, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, एन कौन लगा रहा है, किस पे लग रहा है एन, एन लग रहा है ब्लॉक पे। कौन लगा रहा है, ग्राउंड। ये मान लो मैं ब्लॉक को थोड़ा ऊपर बनाऊं तो एन कौन लगा रहा है यहाँ पे, ये ग्राउंड लगा रहा है एन। ठीक है, इसका रिएक्शन पेयर क्या होगा, इसका रिएक्शन पेयर होगा कि ब्लॉक इस ग्राउंड पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब आप बोलोगे एमजी का रिएक्शन क्या है, फिर एमजी का रिएक्शन क्या है, एमजी कौन लगा रहा है इस पे, एमजी क्यों लग रहा है इस पे, अर्थ के कारण लग रहा है, अर्थ पे रखा हुआ है ये, तो अर्थ का सेंटर इसे एमजी फोर्स से अपनी तरफ को खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है अर्थ, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, ये अर्थ को खींचेगा अपनी तरफ एमजी फोर्स से। दिस इज द रिएक्शन फॉर दिस एक्शन। ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसको एक्शन मान लो या उसको एक्शन मान लो, फिर उल्टा दूसरा वाला रिएक्शन होगा। तो दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर एंड दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? जो mg फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ लगा रहा है अपनी तरफ को, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ को, तो ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ को खींचेगा, अर्थ ब्लॉक को खींचेगा, ब्लॉक अर्थ को खींचेगा। दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। नॉर्मल रिएक्शन जो है सरफेस लगाता है, ये सरफेस को प्रेस कर रहा है एन फोर्स से, तो सरफेस भी से प्रेस करेगा एन फोर्स से। जो नॉर्मल ये जो फोर्स होती है ग्रेविटेशन होती है, ग्रेविटेशन फोर्स, mg जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स होती है जो आपस में प्रेस करके आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि जब आप प्रेस कर रहे हो ना तो आपके जो ये मॉलिक्यूल है इसके अंदर घुसना चाह रहे हैं, जो इस हाथ के मॉलिक्यूल है उसके अंदर घुसना चाहते हैं। ऐसे मान लो आपने प्रेस किया तो इसके मॉलिक्यूल इसके अंदर घुसना चाहेंगे, लेकिन ये हाथ के अंदर भी मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल में आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इन मॉलिक्यूल में आपस में क्या होता है, रिपल्सन। तो जो रिपल्सन होता है उसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उनका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ये आपस में प्रेस करने के कारण होता है। ठीक है, ये इसलिए नहीं होता कि दो बॉडी कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हैं और उनके बीच में फोर्स लगेगा, वो फोर्स तो ग्रेविटेशन होता है,
कि दो बॉडी रखी हुई है, उनके बीच में फोर्स लगेगा G m1m2/r², वो ग्रेविटेशन फोर्स है। लेकिन जब आप प्रेस कर रहे हो तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल रिएक्शन है दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैट इन द नेचर हैं और ये सरफेस के बीच में काम कर रही हैं, ये बॉडी के बीच में नहीं, सरफेस के बीच में काम कर रही हैं नॉर्मल रिएक्शंस। और जो mg हैं ये दो बॉडी के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका जो रिएक्शन है mg का वो ये होगा, ठीक है। तो दीज आर द एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ पे जब हम फोर्स लिख रहे हैं तो बॉडी पे फोर्स लिख रहे थे, तो बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ये n कर रहा है और एक mg कर रहा है, तो हमने दोनों फोर्स पे दिखा दिए, तो ठीक है। लेकिन ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, एक्शन रिएक्शन नहीं है। अब क्लियर हुआ दीपांशु एंड बाकी पर्सन, फर्क समझ में आया? जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना अभी बॉडी के, जब फोर्स निकालेंगे F = ma वगैरह वगैरह, तो फ्री बॉडी डायग्राम, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं कि बॉडी पे सारे फोर्स लगा दो, आपने सारे फोर्स लगाए तो फ्री हो गई, अब बस इतना ही फोर्स इस पे लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा। अब इससे देख लो कि आपका एक्सेलरेशन वगैरह कितना आएगा, 0 आएगा या कितना आएगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो ये बहुत काम की चीज़ है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करती है, बाकी फोर्स कैसे काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन पेयर बहुत ध्यान से बनाना, ठीक है। चलो हाँ, एक्शन रिएक्शन डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, रहनी देख तो लो यहाँ पे देखो, इसको देख लो ना, देख तो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा ब्लॉक पे ऊपर की तरफ को, तो ब्लॉक ने किस पे लगाया, अर्थ पे, है ना, सरफेस पे लगाया नीचे की तरफ को। तो एक्शन रिएक्शन, एक्शन तो काम कर रहा है ब्लॉक पे, रिएक्शन कर रहा है सरफेस पे, तो एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे तो काम नहीं कर रहे। ऐसे यहाँ पे mg फोर्स, अर्थ ने ब्लॉक को खींचा तो ब्लॉक ने अर्थ को खींचा, एक्शन रिएक्शन, एक फोर्स ब्लॉक पे लगा एक अर्थ पे लगा, तो दे आर एक्शन रिएक्शन। तो दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। अगर दोनों सेम बॉडी पे एक्ट कर जाते फिर तो जीरो हो जाता हमेशा फोर्स, भाई दो फोर्स हैं इक्वल एंड अपोजिट तो हमेशा फोर्स जीरो होता बॉडी पे, तो ऐसा नहीं होता। एक्शन एक बॉडी दूसरे पे लगाती है तो रिएक्शन दूसरा बॉडी पहले पे लगाती है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ओके गुड, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा बोलता है एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन दिस थिंग, दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज एंड इनकी डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो एक्शन की आएगी, ठीक है। दूसरी बात एक और होती है कि ये जो दोनों होते हैं आपके एक्शन और रिएक्शन, बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली, बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि एक्शन आपने आज लगाया और रिएक्शन जो है 10 सेकंड के बाद लगेगा। तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं दे एक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है, दे एक्ट साइमल्टेनियसली। एंड इक्वल एंड अपोजिट हैं ये, दे एक्ट साइमल्टेनियसली। अगर आप एटमॉस्फेरिक फोर्स लगाओगे उसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा, उसका एक्शन रिएक्शन ये होगा कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक को एटमॉस्फेयर पुश करेगा अपने फोर्स से, जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो प्रेशर इनटू एरिया करोगे तो फोर्स आ जाएगा, तो ये एटमॉस्फेयर इस ब्लॉक को पुश करेगा और ये ब्लॉक एटमॉस्फेयर को फिर पुश करेगा। एक्शन रिएक्शन ना, मॉलिक्यूल टकराएंगे उससे तो उसके फोर्स लगाएंगे ब्लॉक पे, तो ब्लॉक जो है मॉलिक्यूल पे लगाएगा फोर्स, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, दे एक्ट साइमल्टेनियसली, कौन, एक्शन और रिएक्शन, एंड इक्वल होते हैं, ये आपने देख ही लिया, ठीक है। फरीन क्लियर हुआ? अच्छा इसमें एक चीज और पूछते हैं कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे। मान लो एक जहाज जा रहा है उड़ के, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एंड वन बर्ड कम्स एंड उसकी टक्कर हो गई एरोप्लेन से, इट हिट द एरोप्लेन, तो दोनों का फोर्स क्या होगा, दोनों का फोर्स आपस में बराबर होगा, एक्शन एंड रिएक्शन विल बी इक्वल। अब आप कहोगे यार बराबर होगा तो बर्ड तो बिल्कुल मर जाएगा और एरोप्लेन जो है वो तो कुछ, उसको तो कुछ होगा ही नहीं। अगर मान लो क्या उसके इंजन से नहीं टकराया, मान लो ऐसे टकरा गया, तो आप तो कहोगे कि यार बर्ड तो मर जाएगा और उसके इंजन को कुछ नहीं होगा, एरोप्लेन के, सॉरी एरोप्लेन को कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ जब फोर्स बराबर है? तो यार फोर्स ही तो बराबर है, बॉडी की स्ट्रेंथ थोड़ी बराबर है, बॉडी की स्ट्रेंथ तो डिफरेंट है ना। पक्षी बेचारा छोटा सा कमजोर सा पक्षी है, एरोप्लेन आपने बना रखा है स्टील का इतना बड़ा भारी, तो उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, तो स्ट्रेंथ इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो उस फोर्स का उस पर क्या असर पड़ेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन फोर्स बराबर होंगे। तो अगर पक्षी और जहाज टकरा भी गए
तो दोनों के फोर्स आपस में बराबर होंगे। ओके, हाँ, फोर्स बराबर होंगे। ओके, ह्यूमन बॉडी पे एक्शन रिएक्शन उस पर भी सेम होगा यार। ह्यूमन बॉडी पे लगेगा आपका, तो क्या होता है, आपकी बॉडी प्रेस होती है, बॉडी प्रेस हो रही है नीचे की तरफ, तो सबको एक फोर्स लग रहा है सब पे। और आपका जो सिर से अगर मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं या हाथ से टकरा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, टकरा के वापस आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल वापस जा रहे हैं, तो आप उससे फोर्स लगा रहे हो मॉलिक्यूल पे, तो एक्शन रिएक्शन है। मॉलिक्यूल आपके हाथ पे लगा रहा है, यहाँ से भी लगा रहा है, यहाँ से भी लगा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ टकरा रहे हैं, आप पे हाथ पे फोर्स लग रहा है, और आपका हाथ एयर के मॉलिक्यूल यानी एटमॉस्फेयर पे फोर्स लगा रहा है, तो वो एक्शन रिएक्शन हो गया उसका। ओके, ठीक है। तो हाँ, नादान परिंदा है, ऐसा उसने सोचा कि यार मैं तो थर्ड लॉ पढ़ लिया, जाके एरोप्लेन को टक्कर मारता हूँ आज, देखो जरा क्या होता है। उसने बस थर्ड लॉ पढ़ा ना, आगे नहीं पढ़ा उसने, है ना। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स ही तो बराबर है। अभी उसने वो नहीं पढ़ा ना, क्या नाम बोलते हैं आपका, सॉलिड पढ़ते हैं ना आप चैप्टर, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, वहां पे आती है स्ट्रेंथ की बात, यंग मॉडुलस वगैरह, तो उसने केवल इतना ही पढ़ा। चलो, न्यूटन थर्ड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द सूडो फोर्सेज, इसमें मत जाओ, सूडो फोर्स क्या होते हैं देखेंगे आगे जाके। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ फोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह, वॉकिंग रनिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। वॉकिंग ये देख लेंगे अभी सब जो आएगा, है ना। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्विमिंग में आप पीछे पानी को धकेलते हो, आप आगे जाते हो। जहाज, जेट वाला जो जहाज होता है, पीछे गैस छोड़ता है, ऊपर मूव करता है रॉकेट, जेट प्रपोर्शन। बोट चलाते हो, बोट में आप पीछे को पानी भेजते हो, रिकॉयल ऑफ द गन, गन को आप शॉर्ट करते हो तो गन पीछे को धक्का मारती है, एक्शन रिएक्शन। कैन बी एक्सप्लेन बाय न्यूटन थर्ड लॉ, ये सब इसके द्वारा एक्सप्लेन किए जा सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के द्वारा, ठीक है। इट डिफाइंड द नेचर ऑफ द फोर्सेस, की फोर्स किस टाइप का होता है। फोर्स जो है हमेशा पेयर में आकर करता है, यानी आपका जो फोर्स है हमेशा क्या करता है, पेयर में आकर करता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, तो कभी सिंगल फोर्स अकर नहीं करेगा, हमेशा उसका रिएक्शन जरूर होगा। एंड इससे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी डिफाइन हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम डिफाइन हो सकता है थर्ड लॉ से। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑल्सो। सेकंड लॉ क्या बोलता है मेरा, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और अगर हमारा एफ जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो डीपी बाई डी टी इज जीरो। और डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है किसी का, जब कोई चीज कांस्टेंट होती है, तो यहां पे पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी देखेंगे इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसमें क्या होगा, मोमेंटम आपको सेम करना है, मोमेंटम सेम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसका मतलब ये हो गया पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल फोर्सेज आर जीरो, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, नेट सिस्टम इज जीरो, सॉरी चेंज इन मोमेंटम इज जीरो एंड मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। आई थिंक थर्ड लॉ तो क्लियर है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है फिर, कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम। और ये मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टर की तरह हमें करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम सब वेक्टर की तरह लिखने पड़ेंगे, तो डायरेक्शन का ध्यान स्पेशली आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे एक्सप्लोजन, इसका वो हो सकता है जब बम ब्लास्ट हुआ, तो एक बम का टुकड़ा इधर को चला गया, एक बम का टुकड़ा इधर को चला गया। अब बम क्या था, पहले मान लो रेस्ट में रखा होता, तो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक का m1v1 हो जाएगा, एक का m2v2, दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर आना चाहिए। तो इनिशियली जीरो था, तो अब क्या हो जाएगा, m1v1 माइनस m2v2 इक्वल टू जीरो, m1v1 इक्वल टू m2v2 आ जाएगा, अगर दो पार्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अगर तीन में हुआ और वो अलग डायरेक्शन में चले गए, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम IJK का हेल्प लेंगे, वेक्टर का हेल्प लेंगे IJK का, वहां से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई हो सकता है, जब न्यूक्लियाई आपका ब्रेक होता है, अल्फा पार्टिकल निकलते हैं उससे, बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो वहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, आगे देखेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई निकालते हैं। गन के केस में
जब बुलेट आगे जाती है गन पीछे आती है, कोलिजन के जो केस आएंगे जहाँ कोलिजन होंगे वहाँ पे हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, इंटरनल होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, जब फोर्स हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगा रहे हैं तो मैंने क्या बोला, सिस्टम पे फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो सिस्टम किसे मानोगे वो आपके ऊपर है। सिस्टम में किसे मानूंगा, मान लो दो बॉल टकरा रही हैं, दो बॉल टकरा रही हैं तो मैं दोनों बॉलों को मिला के सिस्टम मान लेता हूं। तो दोनों बॉलों को अगर मैं सिस्टम मान लूं तो जब टकरा रही है तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा इस पर कोई, मान लो, है ना, तो इंटरनल फोर्स लग रहे हैं जो भी लग रहे हैं, तो इंटरनल फोर्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। लेकिन अगर मैं एक बॉल को सिस्टम मान लूं, केवल एक बॉल को मान लूं, तो एक बॉल पे दूसरी बॉल फोर्स लगा रही है, तो इस बॉल पे तो एक्सटर्नल फोर्स, इस बॉल पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो अगर इस बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसके लिए मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो अगर मैं एक बॉल को लूंगा, केवल एक बॉल का मोमेंटम मे नॉट बी कंजर्व, इस बॉल का भी कंजर्व नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली इस बॉल को ले लूं, इसका भी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा। लेकिन मैं अगर दोनों बॉलों को सिस्टम मान लूं, पूरा एक, दोनों बॉलों को एक सिस्टम मान लूं, तो देन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो इसका जो मोमेंटम है प्लस इसका जो मोमेंटम है वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आई होप सबको बेसिक आइडिया हो गया होगा अब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कैसे करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हाउ टू अप्लाई। आई होप कि सबको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाओ बस। हमें फिजिक्स पढ़नी थोड़ी है, करनी है, पढ़ तो लिया हमने, करो अब क्वेश्चन करो फिर फटाफट से। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूव कर रहे हैं 300 मीटर पर सेकंड से, हिट अ ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास 5 kg एंड ड्रॉप डेड। माने वो रुक गई, ड्रॉप डेड का मतलब नीचे गिर गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो आइस की वेलोसिटी कितनी होगी, आइस के ब्लॉक पे हिट करा और बुलेट नीचे गिर गई। बुलेट का मास कितना दिया हुआ था, 10 ग्राम, स्पीड कितनी दी थी, 300 मीटर पर सेकेंड। अब ब्लॉक की स्पीड कितनी थी शुरू में, जीरो। अब क्या हो गया, ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg, तो बुलेट गिर गई नीचे और ब्लॉक चलने लगा। बुलेट बुलेट इस पर हिट करेगी तो उसमें फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये ब्लॉक चलने लगा। इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे इसमें, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, देयर इज इंटरनल फोर्स ओनली। अगर इस पूरे को सिस्टम मान लूँ मैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 300 इंटू एम इंटू वी, एम तो 10 है, वी हमारा 300 है, तो दिस इज इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल है 5 kg का ब्लॉक इंटू वेलोसिटी इज वी, तो इससे आ जाएगा आपका 3/3 आएगा केवल, तो वी आपका आ जाएगा 3/5, एसआई यूनिट में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर दिए हैं आपके, तो 3/5 इंटू 100 कर लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इससे काट लो, 20×90, सॉरी 20×60 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज माई वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो ये इससे चलने लगेगा शुरू में। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, ये क्वेश्चन तो क्लियर है सबको। तो देखो बुलेट का मास बहुत कम था, वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो जब मोमेंटम ट्रांसफर हुआ तो उसका मास ज़्यादा है, काफ़ी 5 किलो है इसके मुकाबले, और लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत कम आ रही है, 0.6 मीटर पर सेकेंड आ रही है। और इनिशियल स्पीड कितनी थी बुलेट की, 300 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे होता है जब मास ट्रांसफर, ऐसा मोमेंटम ट्रांसफर होगा ना, तो जब मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम आ जाएगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मास कम आ जाएगा। ठीक है, ओके।
चलो ये बताओ, आज बड़ी गोलियां चल रही हैं, आज की क्लास में बड़ी गोलियां चल रही हैं। करो भाई ये भी। आज मिथुन सब आ गए ना, मिथुन मिथुन रजनीकांत। बुलेट जाएगी आगे, गन जाएगी पीछे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो क्या आएगा? बुलेट का मोमेंटम ले लो, गन का ले लो, दोनों का मोमेंटम जीरो आना चाहिए सम। 0 = 10 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, 10 ग्राम है, ये आएगा आपका इक्वेशन। प्लस इसका मास कितना दिया, 1 किलो, इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो वी बी कितना आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा इधर आके, इक्वल टू वी बी बाई 100। तो वी बी जो आएगा वो आएगा -500। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है गन से अपोजिट होगा, तो -500 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, आसान है बहुत, अभी तो हम बेसिक बेसिक कर रहे हैं ना, आसान है। ठीक है, ओके जी। तीसरा क्वेश्चन, अब हो गया बॉम्ब ब्लास्ट। क्या ना, गोलियां बहुत चला दी। नहीं बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है तो, बॉम्ब ब्लास्ट ही है, एक्सप्लोजन ब्लो और रॉक, हाँ बॉम्ब ब्लास्ट ही है यार। तो गोलियां बहुत चला ली, बम हो गया सीधा ब्लास्ट। देखो भाई बॉम्ब ब्लास्ट में क्या होगा। पिछले वाले में डाउट तो नहीं है किसी को? डाउट है तो बता दो। लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, टेल मी, लेट मी नो, अदरवाइज ये क्वेश्चन करो बाकी लोग। बच के रहना रे बाबा। गोलियां चली ना, तो देखो बम ब्लास्ट हो गया सीधा। यस, यस माय डियर्स, व्हाट आर द आंसर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ए, 5 kg, 3 part, 2 part go right angle to each other, ब्लॉक ये से रॉक आपकी ब्लास्ट हुई, 2 पार्ट राइट एंगल पे गए, 1 kg है, एक 12 की स्पीड से भाग रहा है, और 2 kg वाला जो है 8 की स्पीड से भाग रहा है। थर्ड पार्ट की वेलोसिटी दी हुई है आपको, मास बताना है। ठीक है, थर्ड पार्ट की वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, तो किधर को जाएगा? इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल भी जीरो आना चाहिए। इनिशियल तो रॉक रेस्ट में थी, तो मोमेंटम जीरो था, फाइनल भी जीरो आना चाहिए, तो ये दोनों का मोमेंटम इधर को आ रहा है, तो तीसरी रॉक इधर को जाएगी ऑब्वियसली, थर्ड पार्ट जो है इधर को जाएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मास बताना है, एम कितना है। तो ये मोमेंटम निकाल लो पहले, यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, 12। इस डायरेक्शन का मोमेंटम कितना है, 12, 12 जे मान लो।
और इधर को जो इसका मोमेंटम 12J आ गया, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी करो तो कितना आया, 8 दूनी 16 आई। तो यानी इसका मोमेंटम जो होगा इसके अपोजिट है, तो इन दोनों का जो सम आएगा 12A और 16J का, उसके अपोजिट होगा इसका। तो ये जो मोमेंटम आपका होगा वो -16I -12J होगा। इसका जो मोमेंटम होगा वेक्टर फॉर्म में इतना होगा, -16I और -12J। ठीक, ओके। अब मोमेंटम आपको क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास चाहिए चाहिए आपको, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आया। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 बाहर आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौके 16, 25 5 तो 20 आया। मोमेंटम इज 20, तो मोमेंटम ये जो है इसका मैग्नीट्यूड 20 है, तो 20 शुड बी इक्वल टू मास इंटू ये वेलोसिटी जो दी हुई है 4, तो यहां से आपका मास आ जाएगा 5 kg। 5 kg विल बी द मास ऑफ द रॉक। ए आंसर। सबको क्लियर है ये? किसी को डाउट है तो फटाफट बता दो। वी गॉट द आंसर ए। ठीक है, हमने पहले इन दोनों का मोमेंटम निकाला, फिर तीसरे का मोमेंटम उससे अपोजिट होगा, तो उसका मोमेंटम इतना होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वो मास इंटू स्पीड क्या होना चाहिए, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, तो उसको मास इंटू स्पीड किया, मैग्नीट्यूड आया था 20, आपकी वेलोसिटी थी 4, तो मास आपका आ गया 5। आई होप सबको क्लियर है। तो देखो आप वेक्टर वगैरह में स्ट्रांग हो गए ना बहुत ज़्यादा, तो ये सब कर सकते हो आराम से, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लो, इसका आंसर देख लेना, प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं है, एक बार आंसर चेक कर लेना। ठीक है, पिछले वाले में कोई डाउट नहीं है ना? चलो ये करो फटाफट, फटाफट से ये करो। निकालो निकालो, फटाफट से निकालो। डी, तानिया सिंह डी। ओके, इस पे फोर्स कितना लगेगा, है ना? साक्षी सिंह डी, तानिया डी,
फरीन सी, प्रतिभा डी। सी और डी, माइनस और प्लस का फर्क है और पावर का भी फर्क है। टेन टू पावर माइनस फोर है ये टाइम, है ना। तो फोर्स पूछा है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज द फोर्स। टाइम इज टेन टू पावर माइनस फोर। चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपको पहले तो। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम आप लिख सकते हो जीरो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो गया थ्री, इसका थ्री आई हो गया, वन इंटू थ्री है ये, अब प्लस वन इंटू फोर जे, अब प्लस वन इंटू वेलोसिटी वेक्टर, जो भी इसका वेलोसिटी आएगा, क्योंकि तीनों का मास एक किलो है तो वन वन वन। दो की वेलोसिटी हमें पता है थ्री आई फोर जे, तीसरे की मैंने वी मान ली, तो ये क्या आ गया मेरा वी माइनस थ्री आई माइनस फोर जे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल, माइनस थ्री आई माइनस फोर जे। और इसका जो मोमेंटम होगा थर्ड पार्टिकल का, फाइनल मोमेंटम है ये कितना होगा, एम इंटू वी। एम इसका वन है तो एम इंटू वी भी सेम आ जाएगा, माइनस थ्री आई माइनस फोर जे। अब जो आपका फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमें थर्ड पार्टिकल पे फोर्स निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड पार्टिकल। तो डीपी बाय डी करोगे तो डीपी बाय डी कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और बाय टाइम कितना है टेन टू पावर माइनस थ्री। ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम तो थर्ड रॉक सबका जीरो ही था, इसका भी जीरो था शुरू में तो, क्योंकि तीनों एक रॉक थी रुकी हुई थी तो तीनों का जीरो था, तो तीनों का मोमेंटम जीरो था, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही लेंगे। फाइनल मोमेंटम आप निकाल चुके हो, तो इस केस में क्या आ जाएगा, पी फाइनल यानी कि माइनस थ्री आई माइनस फोर जे, और माइनस इनिशियल तो जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाय टाइम टेन टू पावर माइनस थ्री, टेन टू पावर माइनस फोर है ना, थ्री नहीं है शायद, फोर है, माइनस फोर। तो ये आ जाएगा टेन टू पावर फोर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री आई माइनस फोर जे, कॉमन ले लो माइनस, प्लस फोर जे हो जाएगा, टेन टू पावर प्लस फोर हो जाएगा। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो टेन टू पावर प्लस फोर होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, आंसर गलत दे रखा कुछ। माइनस थ्री आई प्लस फोर जे न्यूटन शुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो फोर्स ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा काफी, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना यहाँ पे, टाइम जो लगा है टेन टू पावर माइनस फोर सेकेंड लगा है, तो फोर्स शुड बी टेन टू पावर फोर न्यूटन। तो टेन टू पावर फोर न्यूटन होगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आएगी तो माइनस साइन आएगा, तो जो थर्ड पार्टिकल पे फोर्स होगा वो इतना आना चाहिए। ओके। तो थोड़ा ऑप्शन गलत है इसमें, मैं इसलिए आपको बोला चेक कर लेना, है ना। तो इसका आंसर ये आएगा। इससे इससे थोड़ा यही पता चल जाता है कौन कौन बच्चा तुक्का मार रहा है ना। कोई अगर आंसर देख लेता है ना, तो फिर तुक्का अगर कोई मारता है पता चल जाता है कौन कौन तुक्का मार रहा है। तो इसमें आंसर वाज रॉन्ग, इसका आंसर ये आएगा। आई होप सबको क्लियर होगा, है ना। तो जो तुक्का मार रहा होगा वही पता चल जाएगा, जो मेहनत कर रहा होगा वही पता चल जाएगा। ओके 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 जी। तो यहाँ तक हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ। तो जब ऐसे कोई केस आएंगे जहाँ पे कि बुलेट टकरा रही हैं, एक बुलेट दूसरे बुलेट के अंदर घुस गया, है ना, एक बुलेट जो है किसी ब्लॉक के अंदर घुस गया, किसी पेंडुलम के अंदर घुस गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बर्फ के अंदर घुस गया, दो ब्लॉक टकरा गए, दो बॉल टकरा गई, एक रॉक फट गई, ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे जहाँ भी, वहाँ सब जगह पे हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ओनली यू हैव द इंटरनल फोर्स, राइट। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया, सब लोगों को क्लियर है पूरा न्यूटन लॉ जो पढ़े अब तक। ठीक है, मजा आ गया सबको, एक बार लिख दो यार मजा आ गया तो।
जब तक पढ़ा है क्लियर हो गया और मज़ा आ गया तो लिख दो एक बार, फिर ये स्टार्ट करें। इंक्लाइन प्लेन कौन पूछ रहा था? आ गया आपका इंक्लाइन प्लेन। आ गया। मंजानी लाइफ किसका डायलॉग है यार? मंजानी लाइफ। मैं कुछ कम देखता हूँ मूवी वगैरह, तो थोड़ा बता दो किसका। मंजानी लाइफ एक ने लिखा है, एक ने लिखा है अभी मजा आएगा ना विधु। समी सरफराज लिख रहे हैं। कौन सी किस किसका है ये, एक बार बता दो। मैंने किसका है? बदला वो क्या क्या आती रहती है सीरीज मिर्जापुर, और क्या क्या है आपकी प्राइम चैनल पे? फुल फील मिलाज। हाँ फील मिलेगा, आपकी नेचुरल लाइफ से रिलेट हो रही है ना चीज़ें। अब आगे जो फिजिक्स है वो काफ़ी सारी नेचुरल लाइफ से रिलेट हो रही है, तो समझोगे चीज़ों को। अभी तो काइनेमेटिक्स चल रहा था ना, तो काइनेमेटिक्स थोड़ा उतना वो नहीं था, नेचुरल लाइफ से आप रिलेट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा अपना ही है आपका। ओके। और एक किसने लिखा था? सरफराज ने तो बता दिया मुझे। और किसने लिखा था? मजा आएगा ना बिदू। अच्छा ये आपका है। बिदू मैंने क्या होता है? बंधु तो सुना था मैंने, बिदू क्या होता है? और समीर ने लिखा था मंजानी लाइफ। बताओ भाई समीर किसका डायलॉग है ये? मुझे नहीं पता। अच्छा बिदू होता है। हाँ बंधु तो सुना है, बंगाली में बंधु बोलते हैं, बंधु। अच्छा जॉनी लीवर का है। ओके 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 ओके। गुड। फिर से हेरा फेरी। अच्छा यार देखी तो मैंने है मूवी, याद नहीं है मुझे इसमें डायलॉग ऐसा कुछ है। मंजानी लाइफ। फिर से हेरा फेरी। मेरा वाला भी जॉनी लीवर का है। ओके। बढ़िया यार। हाँ तो मजे करते रहो, साथ में पढ़ते भी रहो। दोनों काम करने हैं हमें, मजा भी करना है पढ़ना भी है ना। बस थोड़ा सा इसमें पढ़ाई ज़्यादा करनी है क्योंकि टाइम कम है। टाइम अगर ज़्यादा होता, थोड़ा सा ज़्यादा मजे करते, आपकी क्लास में भी थोड़ा और मजे करते। जैसे हमारे बाकी उसमें होता रहता है ना, तो मजा भी होता है पढ़ाई भी होती है, लेकिन आपका थोड़ा सा मामला सीरियस है, पेशेंट क्रिटिकल है ना। तो पेशेंट का जो ऑपरेशन जो है डॉक्टर को सीरियसली करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है ना। अभी नीट वालों को पता नहीं कब डेट शीट निकालने हैं, क्या निकालेंगे। वैसे चांस ये है कि लेट होगा। एंड कल को इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि दिल्ली के स्कूल तो अभी जुलाई तक नहीं खुलेंगे। इन दिल्ली स्कूल्स विल नॉट ओपन टिल जुलाई। तो अगला साल भी क्या होगा आई डोंट नो। तो नीट यू मे एक्सपेक्ट कि जून में हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली जून में हो जाएगा नीट, है ना। लेकिन तैयारी कर लो अपनी, टाइम ज़्यादा नहीं है फिर हमारे पास। अभी कोई अपडेट नहीं आया, पर जून में एक्सपेक्टेड है मुझे कि करा देंगे नीट। क्योंकि कोरोना का अभी एकदम से ग्राफ ऊपर जाएगा, पहले तो जनवरी फरवरी में, सॉरी दिसंबर में, जनवरी में, क्योंकि ठंड का मौसम है। मार्च तक थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो एक्सपेक्टेड ये है कि मार्च से थोड़ा डाउन साइड जाएगा, मार्च अप्रैल मई। तो आई वी होप कि मई तक कंडीशन ठीक हो जाएंगी, तो जून में पेपर हो जाएगा। ओके ओके। ऑफलाइन का मजा अलग है। ठीक है, ऑनलाइन का ही मजा है, ऑफलाइन का मजा है। ऑफलाइन में तुम ज़्यादा बदमाशी भी करते हो ना यार, बदमाशी तो ज़्यादा करते हो तुम लोग। ऑफलाइन में बदमाशी करते हो बहुत ज़्यादा, है ना। आपस में भी करते हो, और टीचर से तो कम करते हो, आपस में ज़्यादा करते हो। खैर मज़ा है, बिल्कुल है। पर ऑनलाइन के अपने एडवांटेजेस हैं, जो हम पढ़ रहे हैं फटाफट कर पा रहे हैं चीज़ों को, आप वो कर पा रहे हो। टाइम बच रहा है आपका, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में लगता, 2 घंटे में तो हम क्लास ही खत्म कर देते अपनी, है ना। तो 2 घंटे में तो एक क्लास हो जाती है ना, एक डेढ़ क्लास हो जाती है आपकी, 2 सवा 2 घंटे में तो उसके अपने एडवांटेज भी हैं ऑनलाइन के। नफ़ा नुकसान दोनों हैं। एनीवे anyway, सीधे बच्चे हैं। अच्छा। और मुझे पता है कौन सीधा है। ऑनलाइन बेटर है यार, ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। और अभी तो ऑनलाइन, अगले साल भी ऑनलाइन ही चलने वाला है। अभी ऑफलाइन नहीं खुलने वाला कुछ भी। अभी रिस्क क्यों ले रहे हो? वैसे भी कोरोना का नया वो आ रहा है आपका स्ट्रेन। चलो आगे चलते हैं अब। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है हमारा? तो नॉर्मल रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दिया कि जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से
एक दूसरे के अंदर पंच नहीं होने देते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा क्या होगा, ये इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर पंच कर जाएगा, तो ये पंच नहीं होने देते। तो ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर हैं और दो सरफेस के बीच में काम करते हैं, बॉडी नहीं सरफेस के बीच में काम करते हैं। सरफेस से हमेशा ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर आपका सरफेस इंक्लाइंड हो गया तो नॉर्मल फोर्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है। mg तो डाउनवर्ड ही रहेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन नॉर्मल फोर्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते तो ऐसा क्यों हो गया है भाई, अगर ये एक्शन रिएक्शन होते तो इक्वल एंड अपोजिट होते ना, लेकिन mg तो इधर को है, n इधर को है, ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ही नहीं, है ना। ओके, तो ऐसे केस में हमारा ये mg इधर को ही रहेगा अपनी जगह पे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। ये एंगल आपका अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये आपने क्योंकि परपेंडिकुलर बनाया है यहाँ पे, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो कुल मिला के एंगल थीटा आया। तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा वो mg cos थीटा आएगा, एंड इस डायरेक्शन में जो आएगा वो mg sin थीटा आएगा। mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये दिमाग में बिठा लो। अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी, और उससे अगले चैप्टर में भी, इस पे सब में वर्क एनर्जी पावर रोटेशन तक ये सब चलने वाला है। mg cos थीटा, mg sin थीटा, इंक्लाइन प्लेन बहुत आएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में बिठा लो, कंपोनेंट अलोंग जो इधर को होता है वो mg cos होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और टू द प्लेन जो होता है mg sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो ये डायग्राम बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ठीक। चलो, फोर्स को रिजॉल्व करना आपको आता ही है यार, बता दिया मैंने आपको कैसे कैसे करना है। mg cos थीटा, mg sin थीटा बता दिया। फोर्स को रिजॉल्व f cos थीटा, f sin थीटा, है ना, पढ़ चुके यार, ये तो बच्चों वाली चीजें। आगे चलो, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, ठीक है। FBD क्या होता है, जब हम किसी भी, अभी आगे फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, एक बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हमें बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है या कुछ और निकालना है, अननोन फोर्स निकालना है मान लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हम बॉडी के देखेंगे बॉडी किस किस, बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और बॉडी को हम आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट, आइसोलेट मतलब मान लो बॉडी ग्राउंड पे रखी हुई थी, तो हमने मान लिया उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ग्राउंड को हटा दो। अब भाई ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ना, उसका काम हो गया, तो तू हट जा भाई, अब तो ग्राउंड हट गया। mg अर्थ लगा रही है, तो mg लगा लो उस पर, अर्थ भी हट गया। तो बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन और mg, और वो फ्री बॉडी डायग्राम है उसका, उस पर फोर्स आपने सारे लिख लिए, तो वी विल से इट फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कौन कौन से आपके फोर्सेज हैं। तो फोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जैसे नॉर्मल रिएक्शन लगाओ कॉन्टैक्ट फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा मान लो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा आपका, है ना। तो कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट होंगे। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा तो दूर से काम करेगा, उसमें टच होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका व्हाट वी कैन से ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा आपका, है ना। ये सब आपके फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट होंगे। तो फोर्स कैन बी कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। तो आप सारे फोर्स देखोगे कि मेरे कॉन्टैक्ट फोर्स कितने हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने हैं, यानी आप देखेंगे बॉडी कहाँ कहाँ टच कर रही है, उस पर कहाँ कहाँ से फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन कहाँ से लग रहा है, कितना लग रहा है ना, वो सब देखोगे। और बाकी चीज़ें कितनी लग रही हैं आपकी, टेंशन अगर लग रही है, रोप है मान लो, टेंशन लग रही है कितनी लग रही है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया आपका एक तरह का। तो सारे कॉन्टैक्ट फोर्स देखोगे, सारे कॉन्टैक्ट हटाओगे, सारे फोर्स लगाओगे उसकी जगह पे, है ना, फ्री बॉडी बनाओगे उसे। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्वियसली ग्रेविटेशन अगर में है तो ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में तो, और चार्ज है बॉडी पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह लगाओगे, ठीक है। तो हम सारे फोर्सों को देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वेट, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्प्रिंग, और भी जो जो फोर्स होंगे सारे लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, जो भी फोर्स होंगे। तो वो फोर्स लगा के हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक बार हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, अब हमें पता है एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितने हैं, वाई में कितने हैं, जेड में कितने हैं। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है एक्स में, वाई में या जेड में, तो वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑल्सो, वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑल्सो, ठीक है।
जैसे ये इन्होंने केस लिया, तो मान लो ऐसा कोई केस है, आपका फोर्स इधर को लग रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स, ये जो फोर्स इधर को आपका लग रहा है, इन्होंने क्या क्या फोर्स माना है, एक तो ये वाला फोर्स माना है। ये किसका बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। चलो मैं ऐसे बना लेता हूँ यार, कोई मान लेते हैं। मान लो ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है इधर को एफ, ठीक है, और इसका एंगल मान लो थीटा। और फ्रिक्शन है ग्राउंड में, ग्राउंड में फ्रिक्शन है, और बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है। तो ये जो फोर्स लगेगा इसका, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो आप देखोगे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हैं, एक तो ये दिख रहा है आपको, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा कौन सा होगा, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए तीन, तीन तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। अब देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट क्या है। तो नॉन कॉन्टैक्ट क्या होगा इसमें, ग्रेविटी होगी। नॉन कॉन्टैक्ट क्या होगा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे चार फोर्स लग रहे हैं, एम जी, एम जी लगेगा ग्रेविटी के कारण, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स इधर को, और ये वाला फोर्स इधर को। तो बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ऐसे बनेगा, एफ एन, एन देखो ऐसे दिखाते हैं ना आप लोग, कई बार ऐसे भी दिखाते हो ऊपर की साइड को ऐसे, लेकिन यूजुअली जो होता है, जो सही होता है वो ये होता है कि एन जो है वो ऐसे लगेगा, ठीक है। तो दोनों दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों दिखाएंगे, बट एन ऐसे लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इधर को दिखा देंगे, एंड एम जी बचा, एम जी को नीचे की तरफ दिखा देंगे। तो ये सेम लाइन में काम करेगा, और डाउनवर्ड। तो इसमें चार फोर्स लग रहे हैं। अब आपको अगर एक्स वाई में चाहिए फोर्स, तो तीन फोर्स तो आपके ऑलरेडी एक्स और वाई में है। इस वाले फोर्स को ब्रेक कर लो थीटा कॉस थीटा साइन थीटा में, तो ये भी एक्स में आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और वाई में आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से निकाल लो अब, यहां से निकाल लो अब नेट फोर्स, आपको जो भी चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। दो फोर्स आपके एक्स में आ गए, ये और ये एक्स में आ गए, और ये वाले वाई में आ गए, नॉर्मल रिएक्शन और एम जी। ये वाई में आ गए, एक्स में आ गए। अब आपको जो निकालना हो निकाल लो। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। टिन टिन, अब इसके क्वेश्चन आएंगे सारे। फ्री बॉडी डायग्राम जो होगा, ओके, एक सेकंड रुको हैं। ओके ओके, हम्म, ओके, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन देखेंगे अगली कल की क्लास में। तो अच्छा, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो कि भाई आपका ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बस, है ना। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि आपने फोर्स लगाया, ये ब्लॉक का मास मान लो 2 kg है, इसका मास 3 kg है, और आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये पूछे मान लो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। दोनों का सेम होगा तो ए कितना होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों का, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 2 और 3 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसे करोगे, इसको करके बताओ क्या आएगा इसमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन।
ये तो सिंपल है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। A2 है, नॉर्मल एक्शन कितना है? सिक्स। ओके, नॉर्मल एक्शन निकालो यार, ए तो सब निकाल रहे हैं। गुड, गुड। हर्षिता, दीपांशु, यशा, फरीन, जोबिया, तानिया, विधि, सबने निकाल लिया। दीपांशु ने तो पहले निकाल लिया था। यशा, n = 6। ओके, तो देखो सिंपल है इसमें। अगर मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट से कर लेता हूँ, फिर शॉर्टकट से करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा इसका, 10 इधर को, और इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं n मान लूँ तो 2 वाले पे n इधर को लगेगा, और 3 वाले पे n इधर को लगेगा। 2 वाला इसको यहाँ पर 2 वाला 3 वाले को इधर को पुश करेगा, 3 वाला 2 वाले को उधर को पुश करेगा। तो ऐसे बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। उसके अलावा इस पर mg फोर्स डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, n1 मान लो, इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड n2, और इसका डाउनवर्ड होगा 3g। तो इस पे नेट फोर्स, ये 3 काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन को मैं नहीं मान रहा, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, और इस पे 4 फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम से करूँ इसे, तो मैं इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, 2 वाले की मैं लिखूंगा 10 - n = 2a। नेट फोर्स इस पे जो है, एक्सेलरेशन इसका मैं इधर को मान लूँ, इधर को ही होगा, तो 10 - n = 2a। इसके लिए जब लिखूंगा 3 वाले के लिए क्या लिखूंगा, n = 3a, n = 3a। ये इक्वेशन बनेगी दोनों की। अब आपको सॉल्व क्या करना है, a और n निकालना है आपको। तो आप चाहो तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो ये आ जाएगा n 10 - 3a = 5a। तो यहाँ से मेरा a आ गया, सॉरी 2a आएगा, ये 5a हो जाएगा ये कुल मिला के। तो a आ जाएगा 10/5 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a मेरा जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ से n निकालना है आपको, तो n आपका आ जाएगा 3 × 2 = 6 न्यूटन। ठीक है, 3 × 2 = 6 न्यूटन। तो n मेरा 6 आया और a मेरा 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाते हो तो बहुत ध्यान से बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 10 ले लिया, इस पे भी 10 ले लेते हैं, तो इस पे 10 नहीं आएगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इस पे नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि 10 फोर्स तो यहाँ लग रहा है ना, यहाँ थोड़ी लग रहा है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बनाना है, और जो फोर्स उस पर लग रहा है उसी को लेना है। ठीक है, जो फोर्स लग रहा है उसी को लेना है। ठीक है, तो मैंने जो पहली इक्वेशन बनाई सरफराज, उसमें 10 फोर्स इधर को था मेरा, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ 2 वाले के लिए। तो 2 वाले के लिए इक्वेशन बनाऊंगा, तो 10 फोर्स इधर को है मेरा, 10 न्यूटन। एक्स में बना रहा हूँ मैं इक्वेशन, तो एक्स में 2 फोर्स है, तो 10 है और एक n है। तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 - n। तो 10 - n शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका 2 था, एक्सेलरेशन a माना है, तो ये 2a हो जाएगा। ऐसे जब 3 वाले के लिए बनाओगे, 3 वाले के लिए सिंपल एक ही फोर्स काम कर रहा है, तो क्या लिखोगे, n = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n = 3a। तो 2 इक्वेशन बनी है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सरफराज? अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज ऑफ द n। ठीक है, तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ऐसे हम बना सकते हैं। अगर 3 ब्लॉक होंगे तो वहां भी बनाएंगे हम लोग, है ना, और वहां भी हम निकालेंगे कितना होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, कैसे करते हैं 3 ब्लॉक को, कैसे करते हैं, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख लो घर के लिए, फिर 4 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये लिख लो फटाफट से, फिर हम क्लास को स्टॉप करते हैं आज। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन क्लिक करो जल्दी से। 5 4 3 2 1 डन। नेक्स्ट। 5 4 3 2 डन। 5 4 3
2 1 डन। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा 5 4 3 2 1, ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा 5 4 3 2 1, कितने क्वेश्चन हैं? 7 हैं, लिख लो, सातों लिख लो। ये छठा है। 5 4 3 2 1, लास्ट 7th क्वेश्चन 5 4 3 2 1। ओके, चलिए, तो 7 क्वेश्चन है। इनको आंसर भी आपके पास है सारे, है ना, आंसर भी हैं। अगर नहीं लिखे तो वीडियो से देख लेना, आंसर भी दिख जाएंगे आपको क्या है इनके आंसर। तो इनको ट्राई करना फ्री बॉडी डायग्राम बना के ढंग से सॉल्व करने का, ताकि आपको फ्री बॉडी डायग्राम का थोड़ा आइडिया हो। नहीं तो कल की क्लास में बहुत टाइम लग जाएगा हमें, है ना। जब फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह करेंगे तो आगे जब चलेगी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी तो आप लोग फंस सकते हो। तो जिसको फ्री बॉडी डायग्राम का बिल्कुल आइडिया नहीं है या बहुत कम आइडिया है, इन क्वेश्चन को फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से बना के कोशिश करना कि आंसर निकाल पाओ। पूरी मेहनत करना ताकि आपको कल आइडिया रहे हमें करना कैसे है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 हैं, इनको करके आइए। तो कल की क्लास में देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम अदर थिंग्स, जो आपका आगे आने वाला है, एलिवेटर पुल्ली वगैरह के क्वेश्चंस होंगे फिर आगे, वो सब हम देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं और भी चीज़ें कुछ, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तो सब लोग जो है इसको पढ़ के आना, एंड फिर कल की क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो आज बहुत सबने मजा किया, तो ठीक है, आगे भी मजे करते रहेंगे। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय, सी यू अगेन। ओके, चलिए, यस, बाय एवरीवन।